अगर कोई शेर अफजल मरवत साहब को या मिसाल यूसुफजई साहिबा को इसलिए बुला रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ देंगे, तो उससे बेहतर है कि वो आबिद शेर अली साहब को या उज़मा बुखारी साहिबा को बुला लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसा एहतजाज करने जा रही है, गुज़िश्ता रोज इनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। लेट मी से इट अगेन, ये पूरे पाकिस्तान के एक सूबे के एक शहर में मनाया जा रहा है। ये जो सारा इवेंट है, ये जो सारा फेस्टिवल है, कि यहाँ पे मोदी ने सच बोला है, लेकिन इधर भी मोदी डंडी मार है। गालियां वो खाते हैं, लेकिन यकीन कीजिए ये किलो वाले हिसाब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल रात को फिर एक टीवी प्रोग्राम में मिसाल यूसुफजई साहिबा और शेर अफजल मरवत साहब बैठे हुए थे। मोहम्मद मालिक साहब का प्रोग्राम था और उसी प्रोग्राम में मोहम्मद मालिक साहब ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3-4 सीनियर रहनुमाओं से राब्ते किए कि आप भी आ जाएं, प्रोग्राम का हिस्सा बने, ताकि आपकी जो साइड है, जो आपकी साइड की स्टोरी है, आपका वर्जन भी आ जाए, ताकि प्रोग्राम को बैलेंस किया जा सके। लेकिन उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब और मिसाल यूसुफजई साहिबा के साथ बैठने से इनकार कर दिया। अच्छा, मैं गुज़िश्ता 2-3 व्लॉग्स के अंदर आपके साथ ये चीज शेयर कर चुका हूं कि अगर कोई शेर अफजल मरवत साहब को या मिसाल यूसुफजई साहिबा को इसलिए बुला रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ देंगे, तो उससे बेहतर है कि वो आबिद शेर अली साहब को या उज़मा बुखारी साहिबा को बुला ले। ये मैंने बाकायदा तौर पे कहा और उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये मोअज़्ज़िज़ शख्सियात बहुत मोअज़्ज़िज़ होंगी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फैसला साजी है उसमें इनका कोई किरदार नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा तलखी भी है, बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है एक दूसरे के ऊपर, और जो सारे मामला चल रहे हैं वो हमारे सामने हैं। लेकिन मोहम्मद मालिक साहब ने ऑन एयर टीवी पे बताया कि मिसाल यूसुफजई साहिबा के साथ और शेर अफजल मरवत साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई और बंदा, कोई और सीनियर रहनुमा टीवी पे बैठने के लिए तैयार नहीं था। अब इससे अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि इनके इस वक्त जमात के अंदर कैसे ताल्लुकात हैं या ताल्लुकात नहीं है। एनीवे, अगेन दोनों मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने एक टीवी प्रोग्राम में फिर इकट्ठे शिरकत की। इससे पहले भी एक दिन ये दोनों मोअज़्ज़िज़ शख्सियात एक टीवी प्रोग्राम के अंदर बैठी हुई थी और उसमें भी काफी बातें वगैरह हुई। गुज़िश्ता रात का पूरा प्रोग्राम तो मैंने नहीं देखा, लेकिन ये मोहम्मद मालिक साहब का क्लिप मेरे सामने से गुजरा, जिसमें वो बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि शो को बैलेंस करने के लिए हमने पीटीआई के अहम रहनुमाओं को दावत दी थी, मगर उन्होंने मिसाल यूसुफजई और शेर अफजल मरवत के साथ वो बैठने को तैयार नहीं थे, तो लिहाजा उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत नहीं की। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसा एहतजाज करने जा रही है, गुज़िश्ता रोज इनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ, उसकी अंदरूनी कहानी भी आ गई, उसकी बैरूनी कहानी भी आ गई, बहुत सारे इनके लीडरान के बयान वगैरह भी आ गए। अब 8 फरवरी को यकीनन एक एहतजाज की कॉल है, हड़ताल की जाएगी, पहिया जाम किया जाएगा और ये खुद ही लोगों से अपील की जाएगी कि भाई आप गाड़ियां ना चलाएं, आप अपनी दुकानें बंद रखें। अब देखते हैं कि इसके ऊपर कितना ज्यादा अमल दरामद होता है। और एक चीज तो है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंफ्यूजन है वो एहतजाज के हवाले से कि एहतजाज कैसे करना है। कल ये बताया गया कि मशाल बरदार जो है वो जुलूस भी निकाले जाएंगे, ये भी होगा वो भी होगा, लेकिन इस तरह की चीजें पहले क्लियर नहीं थी। अगर पहले चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती तो मेरे ख्याल में बेहतर था। और फिर मैं सुन रहा था कल वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में शेख वकास अकरम साहब कह रहे थे कि भाई ये कौन सी आखिरी बात है, अगर एहतजाज कामयाब नहीं होगा तो हम 14 दिन बाद फिर कर लेंगे। अब ये कौन सा एटीट्यूड है भाई, 14 दिनों के बाद कौन सी आपके पास ऐसी गीदड़ सिंगी आ जाएगी कि आपका एहतजाज नाकाम हो जाएगा या कामयाब हो जाएगा। तो कुछ भी आप करते हैं तो उसमें सीरियसनेस की जरूरत होती है। इस एहतजाज के हवाले से मुझे ये लगा, मैं भी मेरी ये जो राय है या मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो गलत हो, कि बहुत सारी कंफ्यूजन रही, पता नहीं चल रहा कि क्या करना है क्या इन्होंने नहीं करना। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं कि 8 फरवरी का जो एहतजाज है वो कोई फाइनल एहतजाज जिसे कहते हैं ना कि इंतहा होगी एहतजाज की, वैसा मुझे नजर नहीं आता। चीजें उस तरफ हो सकता है आगे जाके उस तरफ जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये बातचीत चल रही है, खान साहब की सेहत के हवाले से उन तक जो एक्सेस नहीं दिया जा रहा, तो कहीं ना कहीं जाके ये जो सारी मूवमेंट है वो वहां पे पहुंचेगी कि उसका नतीजा एक बड़े एहतजाज की सूरत में निकल सकता है। लेकिन 8 फरवरी वाले दिन वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं आपसे बार बार ये अर्ज कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि अप्रैल तक जाके कोई चीजें क्लियर होंगी। अप्रैल के बाद पता चलेगा कि मामला आगे किस तरफ जा रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत बड़े कंफर्टेबल तरीके से अपने मामलात को चला रही है ना, वो इमरान खान साहब से मुलाकात करवाते हैं। अब तो उन्होंने बिल्कुल इसको नॉर्मलाइज कर दिया ना। पहले तो ये था कि जी इमरान खान का नाम नहीं आना, इमरान खान की तस्वीर नहीं आनी, इमरान खान
का इंटरव्यू नहीं आएगा, उसको किसी अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, अदालत भी जेल में लगेगी, वकला भी जेल में जाएंगे, जज भी जेल में जाएगा, सहाफी भी जेल में जाएंगे। अब वो सारी चीजें भी हुकूमत ने बंद कर दी हैं, बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया है कि ना इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, कुछ भी नहीं होगा। अब गुज़िश्ता रोज भी इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था, किसी को मिलने नहीं दिया गया, ना उसके ऊपर कोई बड़ी खबर बनी, ना कुछ किया गया। तो एक तरह से बिल्कुल उन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया है कि हमने इमरान खान साहब से राब्ता खत्म कर दिया। अब इसका मुकाबला करने के लिए तहरीके इंसाफ कैसे हुकूमत पे प्रेशर डालेगी, वो फिर आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि अलीमा खान साहबा के बयान भी इस हवाले से वाज़ेह हैं। खान साहब की बहनों की जानिब से भी ये बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि जो हुकूमत कर रही है वो गलत है, उसके खिलाफ एहतजाज होना चाहिए, जमात के लोगों को भी इसमें शामिल होना चाहिए। अब आप देख लें कि जमात के बहुत सारे जो सीनियर लोग हैं वो कितनी दफा आपको अडयाला जेल के बाहर नजर आते हैं। अगर आजकल के सारे माहौल के अंदर आप देखें, आपको जो एहतजाजी तहरीक है उसको लीड करता हुआ कौन नजर आ रहा है? इमरान खान साहब की बहनें। अगर इमरान खान की बहनें मंगल के दिन अडयाला जेल के बाहर ना जाएं तो मामला तो बिल्कुल ही नॉर्मलाइज हो जाए। तो तहरीके इंसाफ के जो क्यादत है, कुछ लोग बैठ के खान साहब की बहनों के हवाले से गिले शिकवे करते रहते हैं, लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि वो खुद क्या कर रहे हैं। अगर हालिया अरसे में हमने देखा, या तो खान साहब की बहनों की वजह से ये सारा मामला अलाइव है, या सोहेल आफरीदी और ये जो नौजवान क्यादत है उनकी, मीना खान हो गया, शफी जान हो गया, शायद खटक हो गया, दीगर भी लोग हैं जो आपको बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। कोई स्ट्रीट मूवमेंट हो रही है, वो लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा तो आपको बहुत बड़े पैमाने के ऊपर उस तरह कोई मोबिलाइजेशन नजर नहीं आती। लेकिन उसके ऊपर भी इमरान खान साहब की बहनों को जमात के अंदर से टारगेट किया जाता है, जमात के अंदर से उनके हवाले से बातें की जाती हैं, जिस तरह की बातें कही जाती हैं उनके खिलाफ। वो हमने देखा कि हालिया दिनों में जनाब टीवी के ऊपर पैनल बना बना के माशाल्लाह मौजूद शख्सियात को बैठाया जाता है और वो अपना मौकिफ रखती हैं। आज़ाद मुल्क है, हर किसी की राय है, हर किसी को यह हक हासिल है कि वो अपना मौकिफ रखें। पर एनीवे 8 फरवरी के हवाले से जो एहतजाज कैसे होना है या कैसे नहीं होना, उसमें मुझे लगता ये है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही है, या फिर ये एहतजाज तहरीके तहफ़्ज़ आईन पाकिस्तान का है तो PTI इसको उस तरह ऑन नहीं करना चाहती। पर फॉर सम रीज़न मुझे थोड़ी सी संजीदगी में कमी नज़र आई है। और जनाब बसंत का आगाज हो गया। गुज़िश्ता रात जो ही 12 बजे उसके बाद लाहौर में बसंत का आगाज हो गया। मैं देख रहा था वहां पे हुकूमती शख्सियात भी नजर आ रही थी टीवी के ऊपर, पीछे मियाँ साहब की तस्वीर भी नजर आ रही थी, मरियम बीबी की तस्वीर भी नजर आ रही थी, लेकिन बड़ी गैर सियासी बसंत मनाई जा रही है। अब ये जो फेस्टिवल है बसंत का, ये पाकिस्तान के एक सूबे के एक शहर के अंदर सिर्फ मनाया जा रहा है। लेकिन रात से जो मीडिया कवरेज में देख रहा था, लग रहा ऐसे था कि जैसे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में बसंत मनाई जा रही है। खैबर से लेके मकरान तक हर जगह पे पतंगे उड़ रही हैं और पूरा पाकिस्तान खुशियां मना रहा है। ये लेट मी से इट अगेन, ये पूरे पाकिस्तान के एक सूबे के एक शहर में मनाया जा रहा है। ये जो सारा इवेंट है, ये जो सारा फेस्टिवल है बसंत का, ये सिर्फ एक शहर में, एक सूबे के एक शहर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और उसके ऊपर जो मीडिया कवरेज है वो ऐसे लगा कि जैसे पूरी दुनिया के अंदर ये इवेंट हो रहा है और ट्रंप भी इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। पर एनीवे मैं जिस तरीके से उसकी कवरेज जो सारी चीजें देख रहा था कि जी बसंत का आगाज हो गया, 12 बज गए, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसी कौन सी चीज हो गई है, कोई ईद है, कोई ऐसा मामला है जो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। एक शहर के अंदर एक इवेंट हो रहा है पूरे पाकिस्तान में। क्या हम कराची के अंदर कोई इवेंट हो रहा होता है उसको इतनी अहमियत देते हैं, या पेशावर में कोई इवेंट हो रहा हो उसको इतनी अहमियत दी जाती है? पर एनीवे ये सारे मामला तो चल रहे थे और मैं सोच रहा था कि यार इसमें कितनी संजीदगी है या संजीदगी नहीं है, गवर्नेंस है। एनीवे अब इंसान है, उसको जहन में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। पर अचानक मेरे सामने ये खबर आ गई। जी खबर ये सामने आप देख सकते हैं, हदीका ज्ञानी का गीत कॉपी करके चाहत फतेह ने बसंत का गाना बना दिया। जी हाँ जी, चाहत फतेह अली खान साहब ने बसंत का गाना बनाया। तो मेरे सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए। मुझे पता चल गया कि ये भाई मामला बिल्कुल संजीदा है, इसको हम सब ने सेलिब्रेट करना है। ये 25 करोड़ का मुल्क है, उसके अंदर बहुत सारी वफाकी इकाइयां हैं, उसके अंदर बहुत सारे शहर हैं, उसमें सूबे हैं, उसमें दीगर चीजें हैं, बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन एक शहर में एक जगह पे जो इवेंट हो रहा है, बस हमने उसको सेलिब्रेट करना है। और इवेंट भी ऐसा जिसमें शायद
आबादी का बड़ा हिस्सा जो है वो उस तरह भी हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि पिन्ना जो एक है, कोई कह रहा है जनाब 10,000 का मिल रहा है, कोई कह रहा है 8,000 का मिल रहा है, मैं कहता हूँ 5,000 की भी डोर मिल रही हो। कितने लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो 5,000 की डोर अफोर्ड कर सकते हैं? आम लोगों की क्या सिचुएशन है? पर वो बहस अपनी जगह पे। अच्छी बात यह है कि चाहत फतेह अली खान साहब ने भी इस हवाले से एक गाना बना दिया है। एनीवे, अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये मैं तस्वीर देख रहा था, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, आपको भी नजर आ रही होगी। ये तस्वीर जो है मैंने देखी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, इंटरनेट के ऊपर मैं इसको देखता रहा। ये बंदा एक फिडल बजा रहा है और पीछे जो है वो शायद आग लगी हुई है शहर को। और एक चीज जो मुझे ये आइकन सा एक बिल्डिंग सी नजर आ रही है, लगता है ये रोम है और एक रोम जल रहा है और ये बंदा शायद जो है नेरो है और ये फिडल बजा रहा है और पीछे रोम जल रहा है। एनीवे, इसका किसी और चीज़ से तो कोई ताल्लुक नहीं। तस्वीर देखी तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर की जाए, इसलिए कि बहुत सारे लोग आर्ट्स और फनून लतीफ़ा इनको पसंद करते हैं। तो ये जनाब, ये मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। बड़ी खबर जी, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान 29 माहिदों और MOUs पर दस्तखत हो गए। जी हाँ जी, 29 माहिदों और MOUs पर दस्तखत हो गए। अब तरक्की की राह में कोई भी रुकावट नहीं बन सकता। ये वो 29 माहिदे और MOUs थे। पिछले जो 14,3437 माहिदे हुए उनको आप भूल जाएं और MOUs, ये जो 29 थे इन्होंने असल में सारी गेम चेंज करनी है। अब ये गेम चेंजर हैं, ये जो 29 माहिदे हैं, और इनके नतीजे में आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों के अंदर ये हर जगह पे, बस पूरी दुनिया में बसंत वाला माहौल होगा। बस मैं इतना ही आपको कह सकता हूँ। रेल पेल हो जाएगी पैसे की, पतंगों के साथ जो है ना लोग पैसे लगा लगा के उड़ा रहे होंगे और इधर उधर। बस ये 29 माहिदे हो गए हैं, MOUs पे साइन हो गया है, तो अब सब जो है चीजें बेहतर हो जाएंगी। ये सामने आप खबर देख सकते हैं और मोदी जी ने बात करते हुए ये बात कही है, इसलिए इसको मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। मोदी की सेहत का राज क्या है ये उन्होंने खुद बता दिया। मोदी साहब ने बताया कि पिछले 25 साल से रोजाना 2 किलो गालियां खाता हूं। जी हाँ जी, ये उन्होंने बताया, ये उनकी सेहत का राज है कि पिछले 25 सालों से रोजाना वो 2 किलो गालियां खाते हैं। मैं थोड़ी सी खबर की तफसील आपको पढ़ के सुनाता हूं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के एहतजाज और वॉकआउट के दौरान तकरीर में कहा कि मुझसे पूछा गया कि आपकी सेहत का राज क्या है, तो मैंने कहा कि रोजाना 2 किलो गालियां खाता हूं जो पिछले 25 साल से मुझे मुसलसल दी जा रही हैं। अच्छा, अब हर कोई कहता है कि मोदी साहब कभी भी जो है सच नहीं बोलते हैं और मोदी साहब जो है गलत बयानी से काम लेते हैं। देखें, यहाँ पे मोदी ने सच बोला है, लेकिन इधर भी मोदी डंडी मार गए। गालियां वो खाते हैं, लेकिन यकीन कीजिए ये किलो वाले हिसाब नहीं है। इसमें तो फिर अब मनु टनु और पता नहीं क्या कुछ का आप कह सकते हैं। तो इतना तो उन्होंने सच कहा कि वो रोज ही उनको गालियां पड़ती हैं, लेकिन जितनी उन्होंने बताई मेरे ख्याल में बहुत ही ज्यादा उन्होंने कसरे नफसी से काम लिया। इतनी तो पर सेकंड मेरे ख्याल में उनको शायद पड़ती हों, और ये कोई टू बी ऑनेस्ट इसलिए नहीं पड़ती कि लोगों के कोई अखलाक ठीक नहीं है या कोई किसी ने कौम बदतमीज कर दी है या लोग बद तहजीब हो गए हैं और शऊर जो है उसने बदतमीजी सिखा दी है। नहीं जी, ये इसलिए उनके ऊपर तनकीद होती है कि जो वो हरकतें कर रहे हैं, जिस किस्म की उनकी वहाँ पे गवर्नेंस है, जो वहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, जहाँ पे आप देखते हैं कि आम बंदे के लिए जिंदगी इतनी तंग कर दी गई है कि यहाँ तक क्वेश्चन उठता है कि वहाँ पे मुसलमान गैर महफूज है और कोई जानवर जो है वो ज्यादा महफूज है। तो इस वजह से मोदी के ऊपर जो उनकी नफरत की सियासत है उसकी वजह से उनके ऊपर तनकीद होती है। और फिर उन्होंने गुज़िश्ता बरस जो मई में हरकत की, उन्होंने पूरी दुनिया का अमन खतरे में डाल दिया। 2 न्यूक्लियर ताकतें आमने सामने आ गईं। वो तो पाकिस्तान ने शुरू में ही जनाब उनके त्यारे गिरा दिए, हमारी एयरफोर्स ने, और मोदी साहब को समझ नहीं आई कि हमारे साथ क्या हुआ। इधर से पाकिस्तान की अफवाज ने जो जवाब दिया उससे मजीद सोने पे सुहागा हो गया और उनको समझ नहीं आई कि अब हम आगे करें क्या। तो फिर उनकी कोशिश थी कि अब किसी तरीके से ये जंग बंद हो जाए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये जंग शुरू की थी, क्या कोई रैशनल बंदा ऐसे कर सकता है कि जनाब आप दूसरे मुल्क में जाके सिविलियन टारगेट्स को इस तरह हिट करें? और फिर उसका जो उनको जवाब मिला वो पूरी दुनिया ने देखा, और फिर उससे उनकी जितनी सुबकी हुई, तो ये जो 2 किलो गालियां वाली उन्होंने बात की है, उस जंग के बाद उनके जो अपने बहुत सारे चाहने वाले हैं उधर भी उन्होंने इनको इसमें जो उसका वजन है गालियों में उसमें इजाफा हुआ है। क्योंकि ये तो आए थे पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, लेकिन गेम सारी उल्टी हो गई और फिर वो जैसे हुई वो पूरी दुनिया ने फिर देखा। अच्छा जी, आखिर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपके साथ शेयर करनी है। गार्डियन न्यूज ये खबर रिपोर्ट कर रहा है, इसराइल की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल उनकी जो इंटेलिजेंस है, शिन बेट,
शिन बेट के जो सरबराह हैं उनका जो भाई है उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है इसराइल के अंदर, क्योंकि वो स्मगलिंग में मुलविस था। गजा के अंदर जो माल स्मगल होके जा रहा था उसके अंदर वो मुलविस था, उसके साथ उसके कुछ और लोग भी मुलविस थे। आपको पता है कि गजा में जो कुछ भी जाता है उसको इसराइल कंट्रोल करता है, और वहां पे भी ऐसे माफियाज बने हुए हैं कि उधर इस गार्डियन की खबर के अंदर लिखा हुआ है कि एक एक सिगरेट जो है वो $15-15 का बिक रहा था। इतनी ज्यादा चीजें वहां पे ब्लैक में बिकती हैं। तो इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि वो फलस्तीनियों पे जुल्म करते हैं, इसी सिस्टम के अंदर, इसी निजाम के अंदर बैठे हुए ताकतवर जो लोग हैं इसराइल के अंदर, वो स्मगलिंग के जरिए पैसा भी कमाते हैं। वो वहां पे जो 10 रुपए की खाने की चीज है वहां पे अंदर जाके वो 1000 की बिकती है, वो पैसा किसके जेब में जाता है। तो जनाब अब उधर कुछ लोगों को पकड़ा गया है, और ये खबर अगर आप सामने देखें, गार्डियन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि शिन बेट चीफ्स ब्रदर चार्ज्ड विद असिस्टिंग एनिमी ओवर सिगरेट स्मगलिंग इन गाजा। तो उस पर इल्जाम तो ये लगाया गया है कि जनाब आप एनिमी की मदद कर रहे हैं क्योंकि आपने सिगरेट वहां पे स्मगल किए, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे फूड भी स्मगल होता है, दीगर चीजें भी स्मगल होती हैं, और ये पूरा नेटवर्क है जो इससे पैसे कमाता है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।